मैंने आपको बताया था हाइपरट्रॉफी, एट्रोफी, हाइपरप्लेसिया, मेटाप्लेसिया और डिस्प्लेसिया। अब अपन बात कर लेते हैं कि क्या कहलाता है। बात करते हैं हाइपरप्लेसिया और हाइपरट्रॉफी की। तो हाइपरट्रॉफी क्या होता है उसके बारे में चर्चाएं कर लेते हैं। अब सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि हाइपरट्रॉफी का मतलब क्या है। देखिए, हेलो, कैसे हैं आप सभी। आज मैं बात करूंगा सेल इंजरी के बारे में। जैसा कि हम लोगों ने देखा था, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे एग्जाम के लिए, तो आज हमें इस पर चर्चाएं करनी है। इस पर हम बात करेंगे कि सेल इंजरी होती क्या है, सेल इंजरी किस वजह से होती है, क्यों होती है, इसका क्या कारण होता है और सेल इंजरी क्यों जरूरी है। इन सभी के बारे में हमें चर्चाएं करनी है। ये जो है हमारा बी फार्म सेकंड सेमेस्टर का फर्स्ट यूनिट का चैप्टर है, या ये कहें कि आपका फर्स्ट यूनिट का टॉपिक है सेल इंजरी, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सेल इंजरी एंड अडेप्टेशन। इन सभी के बारे में हम चर्चाएं करेंगे और जानेंगे क्या होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और हमारे एग्जाम के लिए, इसलिए हम इस पर चर्चा करेंगे। और हम बात कर रहे हैं बी फार्म सेकंड सेमेस्टर के सब्जेक्ट पैथोफिजियोलॉजी के बारे में। चलिए, तो हम स्टार्ट करते हैं कि आपका जो सेल इंजरी होता क्या है उसके बारे में। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि सेल क्या होता है, उसके बाद हम बात करते हैं सेल इंजरी के बारे में। सेल हमारी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है हमारी बॉडी की। अगर सेल्स नहीं रहेंगी तो हम मतलब एक हिसाब से स्वस्थ नहीं रह पाएंगे। और आप जानते हैं कि सेल्स में कई टाइप के ऑर्गेनेल्स और कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, जैसे कि न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, वेसियोल्स, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिसाइज, बहुत से साइटोसोल, बहुत सी चीजें पाई जाती हैं। अगर आप लोगों ने सेल को बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है तो आपको सेल इंजरी बहुत आसानी से समझ में आने वाली है। चलिए, तो हम बात करते हैं कि सेल इंजरी होती क्या है। सबसे पहले समझते हैं सेल इंजरी के बारे में। If the cell fail to adapt under stress, they undergo certain change leading to cell injury। मतलब जब हमारे पास कोई भी इंफॉर्मेशन आ रही है और हम उसको क्या कर रहे हैं, एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं बाय द रीजन ऑफ स्ट्रेस, क्या स्ट्रेस के कारण, तो क्या हो रहा है उसमें बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं, जिसको अपन क्या बोलते हैं, सेल इंजरी बोलते हैं। ये मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है सेल इंजरी, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल सेल इंजरी होती है। अब मैंने यहाँ आपको उसका होम्योस्टेटिस भी बताया हुआ है, क्योंकि एक सेपरेट टॉपिक है आपका होम्योस्टेटिस, तो इसके बारे में भी मैंने आपको बताया हुआ है। चलिए, तो हम चर्चाएं करते हैं कि सेल इंजरी होती क्या है और क्या। सबसे पहले इसका आप बेसिक मैकेनिज्म समझ लीजिए। मान के चलिए सेल इंजरी कैसे होती है, ये मैं आपको एक नॉर्मल तरीके से बताने की कोशिश करूंगा, जिससे कि आपको बहुत आसानी से समझ में आ सके। अब मैं बात करता हूं कि मान के चलिए पहले तो कि कोई एक ह्यूमन बॉडी है, कोई एक ह्यूमन बॉडी है। मान के चलिए कि एक कोई ये पर्सन है, उसकी एक सेल बाहर आए, मतलब मान के चलिए एक सेल है। ये कौन सी है आपकी, ये आपकी नॉर्मल सेल हो जाएगी, है ना। ये आपकी नॉर्मल सेल हो जाएगी। इसमें अगर कोई भी इंजरियस अटैक्स होता है, या कोई भी ऐसे मान के चलिए हम खड़े हुए हैं, कोई हमें क्या कर दे, हिट कर दे अचानक से, तो देखना आप जब भी कोई हिट करेगा तो जो हमारी सेल इस टाइप की है ना, थोड़ी सी मान के चलिए ऐसी हो जाएगी। मान के चलिए इस टाइप से आपको, क्योंकि थोड़ा तो सप्रेस होगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक स्ट्रेस फील होगा, यहाँ पे क्या होगा, स्ट्रेस होगा, यहाँ क्या होगा, स्ट्रेस होगा। और हो सकता है किसी ने बहुत ही ज़्यादा हुमच के दे दिया, अच्छा मतलब पूरी पावर से आप में कुछ हिट कर दिया है, कुछ मार दिया, तो मान के चलिए कि आपकी सेल जो ऐसी थी और स्ट्रेस के थ्रू ऐसी हो जाएगी, और पता चला कि वो ऐसी हो जाए, मतलब ख़त्म, टाटा बाय बाय, बिल्कुल रप्चर हो जाए। तो इसमें तो चांसेस नहीं रहेंगे कि ये रिकवर हो जाए, मतलब ये रिवर्सिबल नहीं रहेगी। हम सब कुछ समझेंगे, अभी तो मैं आपको सिर्फ नॉर्मल तरीके से बता रहा हूँ। ये आपकी क्या हो जाएगी, एक टाइप से रप्चर कह सकते हैं अपन इसको। और ये बिल्कुल जैसे कभी कभी आप सोचिए, ऐसा आप लोगों ने देखा है, ऐसा आप सोचिए कि ये आपका क्या है, कोई सेल है,
ठीक है। सेल की 5 लेयर होती है। सबसे ऊपर जो होती है वो इपिथेलियल होती है। इपिथेलियल जो सेल होती है उसके बारे में आपकी जो इपिथेलियल जो लेयर रहेगी, इपिथेलियल लेयर में क्या है, कोई भी आपका फॉरेन पार्टिकल या कोई भी फॉरेन अटैक आता है सबसे पहले वो हिट करेगा आपकी इपिथेलियल लेयर को। अगर मान के चलिए आपकी बॉडी पे कुछ एक नॉर्मल तरीके से हिट हुआ है तो बॉडी रिस्पॉन्स नहीं करेगी, और रिस्पॉन्स करेगी तो रेडनेस आ जाएगी। क्या आ जाएगी? रेडनेस हो जाएगी, रेडनेस आ जाएगी यहाँ पे। लेकिन अगर वहीं पे कोई अटैक जो है वो थोड़ा सा प्रेशर क्या कोई ने जोर से आपको मान के चलिए मार दिया, कोई चोट लग गई, तो हो सकता है वहाँ क्या हो जाए, इन्फ्लामेशन हो जाए। इन्फ्लामेशन भी हो सकता है। और इन्फ्लामेशन होने के बाद अगर मान के चलिए ऐसा होता है कि कभी कभी हमें बहुत जोर से चोट लग जाती है या बहुत तेजी से हमें चोट महसूस होती है, लग जाती है, तो हम देखते हैं कि बोलते हैं मसल्स डैमेज हो जाना। क्या हो जाते हैं? आपके जो मसल्स रहते हैं वो डैमेज हो जाते हैं। मतलब आपके जो जैसे आपकी नॉर्मल भाषा में कि मांस फट जाता है, ठीक है। लेकिन उसी में अगर ये 3 कंडीशन होती हैं आपकी, या तो आपको नॉर्मल टू चोट लगेगी या कुछ भी नॉर्मल इंजरी होगी, और सेल पे तो क्या रहेगा, आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या रहेगा, रेडनेस आ जाएगी। ठीक है, हमारी सेल रिस्पॉन्स करेगी तो रेडनेस आ जाएगी ज़्यादा से ज़्यादा। आप लोग फील भी कर सकते हैं कभी, अगर आप बैठे हो तो थोड़ा सा ऐसे हिट करके देखें, अपने आप को पता चल जाएगा। जैसे मान के चलिए मैं यहाँ है, मैं यहाँ देखिए उसको ऐसे करके देखता हूँ, थोड़ा सा ये देखिए आजू बाजू रेडनेस हो गई है ना, कुछ ऐसे हो जाता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं, अगर रेडनेस के साथ साथ अगर मान लीजिए कुछ जोर से आपको हिट कर दिया है तो इन्फ्लामेशन हो जाएगा। इन्फ्लामेशन होने का भी कारण होता है, इन्फ्लामेशन कारण होने का कारण ये होता है कि आपकी जो इंटरनल सेल्स हैं उस जो आपकी इपिथेलियल लेयर है वो उसको प्रोटेक्ट कर सके, है ना। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कोई कोई चोट हमें बहुत गहरे और बहुत जोर से लग जाती है, लग जाने के कारण हमारे मसल्स डैमेज हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन जब ये कंडीशन मान के चलिए छोटी मोटी चोट है तो वो क्या हो जाएगी, रिवर्सिबल कंडीशन रहेगी। अब कैसी रहेगी? रिवर्सिबल कंडीशन। लेकिन अगर उसी में आपका क्या हो जाएगा, चोट कोई बहुत जोर से लगती है और आपकी क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया हो गई, आपकी न्यूक्लियस हो गया, लाइसोसोम वगैरह, राइबोसोम हो गया, वो क्या हो गया, डैमेज हो गया, मतलब अब वो क्या है, ट्रीट नहीं होने वाला है, तब वो क्या कहलाएगी, आपकी इरिवर्सिबल इंजरी कहलाएगी। वो हम सब अभी इसमें देख लेते हैं। देखिए ये है आपकी 2 टाइप की क्या है, आपकी सेल इंजरी है। इंजरी 2 प्रकार की होती है, मैंने आपको जैसे कि बताई हुई है। 2 टाइप्स इंजरी होती है, एक तो होती है आपकी रिवर्सिबल, दूसरी होती है इरिवर्सिबल। इसमें क्या रहता है, अरेक्टेड सेल में रिकवर फ्रॉम द इंजरी, मतलब जो ऐसी सेल्स जो क्या हो सकती हैं, रिकवर हो सकती हैं कैसे, आपकी इंजरी से, वो कहलाती है आपकी रिवर्सिबल इंजरी। और दूसरा क्या है, ऐसी सेल्स जो कैसी हैं, रिकवर नहीं हो सकती हैं, जो क्या है, रिकवर नहीं हो सकती। इसमें क्या मैंने बताया है आपको, जैसे आप मान के चलिए कोई चोट आपको लगी है जिसमें क्या है, नॉर्मल आपकी सेल डैमेज हुई है, सेल डैमेज हुई तो इससे क्या हुआ, आपकी सेल रिकवर हो जाएगी। लेकिन वहीं आपके जो माइटोकॉन्ड्रिया है, जो राइबोसोम्स हैं, अगर वो डैमेज हो गए हैं तो फिर वो रिकवर नहीं होगी। उसी के बारे में हम बता रहे हैं आपको। इरिवर्सिबल इंजरी वो कहलाती है जो कैसी होती है, द अफेक्टेड सेल में नॉट रिकवर फ्रॉम द इंजरी, जो क्या होती है, इंजरी से रिकवर नहीं होती है, वो कहलाती है आपकी क्या, इरिवर्सिबल इंजरी। इसमें क्या रहता है, एंड सेल आर डेथ इज कॉल्ड इरिवर्सिबल। इसमें क्या होता है, सेल्स हमारी क्या हो जाती हैं, डेड हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं, मर जाती हैं। ठीक है, इसमें सेल क्या हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं, मर जाती हैं। इसमें कुछ नॉर्मल तरीके से मैंने आपको इंजरी के बारे में बताया हुआ है, और आपके मैंने 2 भागों में डिवाइड किया है, आप इसको देख सकते हैं। एक तो सबसे पहले क्या होगा, नॉर्मल इंजरी होगी तो हमने बताया था स्वेलिंग भी हो जाएगी, जो आपकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया और जो आपकी सेल्स हैं वो क्या क्लम्पिंग कर लेंगी, मतलब एक हिसाब से क्या है, एक सेल्स क्या कर लेंगे, ऐसे जुड़ जाएंगे, जिससे क्या रहेगा, वो कवर कर सके, प्रोटेक्ट कर सके आपकी बॉडी को। और जो आपके किलोमीटर रहेंगे वो भी क्या करेंगे, आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम करेंगे। इससे क्या हो सकता है, या तो सेल डेड भी हो सकती है अगर मान के चलो प्रोटेक्ट नहीं कर पाई, और या फिर क्या है, सेल इंजरी।
सेल इंजरी और सेल डेथ एक टाइप का दोनों चीजें हो सकती हैं, या कहें दोनों एक ही होती हैं। मैंने जैसे कि आपको बताया, कोई भी हमें चोट अगर जोर से लग जाए तो हमारी सेल क्या हो जाएगी, डेड हो जाएगी। और अगर नॉर्मल रहे तो हमें क्या स्ट्रेस फील होगा। ठीक है, इसमें क्या रहेगा मैं आपको बता दे रहा हूं। एक नॉर्मल पाथवे है, इसको आप समझ लीजिए, ये आपका एक नॉर्मल पाथवे है। सबसे पहले तो ये देखते हैं अपन, जब स्वेलिंग होगी तो उससे क्या होगा, आपका जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम करेगा। स्वेल हो जाने के बाद से क्या रहेगा, आपके जो राइबोसोम्स वगैरह हैं वो भी लॉस हो सकते हैं, और आपके बॉडी में इन्फ्लामेशन भी हो सकता है। लेकिन अगर मान लीजिए माइटोकॉन्ड्रिया डेड हो जाती है तो फिर क्या है, आपको एनर्जी नहीं मिलेगी, और फिर क्या हो जाएगा, आपका जो आपकी बॉडी सेल्स हैं वो डैमेज हो जाने के बाद नष्ट हो जाएंगे। जैसे कि सेल डेड हो जाएंगी, सेल डेड हो जाएंगी तो फिर क्या रहेगा, कोई सेल ग्रोथ नहीं कर पाएगी। तो ये कैसे कहलाएगी, आपकी इरिवर्सिबल इंजरी कहलाएगी। ठीक है, अब अपन बात कर लेते हैं, इसमें भी दो प्रकार की प्रोसेस होती है, जैसे कि नेक्रोसिस और एपोप्टोसिस। ये भी हम बताएंगे नेक्रोसिस क्या होता है, एपोप्टोसिस क्या होता है। इसमें जनरली क्या होता है, हमारा जो डीएनए है वो ब्रेक डाउन हो जाता है, मतलब अब ग्रोथ नहीं कर पाएगा। बात करें नेक्रोसिस की, तो नेक्रोसिस क्या होती है, एक अनप्रोग्राम्ड सेल होती है, मतलब जैसे कि कोई प्लानिंग नहीं की है और अचानक से कोई हमें हिट कर दे, तो इस वजह से क्या हो, हमारी सेल्स डैमेज हो जाए और डेड सेल क्या हो जाए, डेड हो जाए। और अपोप्टोसिस ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें क्या होता है, हमारी सेल्स स्वयं को रिपेयर करती रहती हैं, जिससे क्या है, अननेसेसरी सेल ग्रोथ नहीं होती हैं। और हमें पता है अगर अननेसेसरी सेल ग्रोथ होने लगती हैं तो कैंसर के चांसेस बढ़ सकते हैं। एक सेपरेट टॉपिक था, वो क्या था, होम्योस्टेसिस। वो भी एक इसका पाथवे है आपका सेल इंजरी का, इसको आप समझिए। जैसे मान के चलिए आपके पास कोई भी फॉरेन पार्टिकल आया और उसने आपकी बॉडी क्या किया, हिट किया। मैंने आपको जैसे बताया है कि ये मान के चलिए आपकी सेल है, यहाँ कोई फॉरेन पार्टिकल आया और यहाँ क्या स्ट्रेस फील हुआ। ठीक है, स्ट्रेस फील होने के बाद क्या आपकी दो प्रोसेस होंगी। ठीक है, अब बेसिकली ये सेल इंजरी कहलाती है, इसमें आपकी दो प्रोसेस होंगी। ठीक है, इसमें क्या रहेगा, ऐसी प्रोसेस इसमें क्या रहेगा, आपकी कोई भी स्टिमुलस, यानी कि कोई सिग्नल आया कि हमें चोट लगी हुई है, स्ट्रेस हुआ, इससे क्या होगा, एक तो होगा आपका अडेप्टेशन। क्या होगा आपका अडेप्टेशन होगा, जिससे आपकी बॉडी में एक टाइप से अडेप्टेशन होगा। इसमें कुछ प्रोसेस होती हैं, वो प्रोसेस आज समझ सकते हैं, जैसे कि आपको एट्रोफी, हाइपरट्रोफी, हाइपरप्लेसिया, मेटाप्लेसिया, डिस्प्लेसिया, ये सब चीजें मैं आपको बताऊंगा क्या कहलाती है, इन सभी के बारे में आपको विस्तार से बताऊंगा। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि जो आपकी हाइपरट्रोफी या फिर डिस्प्लेसिया, मेटाप्लेसिया क्या होता है, इन सभी के बारे में अपन चर्चाएं करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि जो आपकी हाइपरट्रोफी क्या होती है, मेटाप्लेसिया क्या होता है, वो सब अपन बताएंगे। और याद रखना, डायग्राम ना छूट पाए, ये आपको मैंने यहाँ बताया हुआ है, इसमें आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। चलिए तो हम बात करते हैं इसमें, उसके बाद क्या होगा, एडेप्टेशन। ये आपकी रिवर्सिबल प्रोसेस कहलाती है, जो आपकी रिवर्सिबल इंजरी होती है वो रिवर्सिबल प्रोसेस कहलाती है। लेकिन जब इसी में क्या हो जाता है, आपकी इनएबिलिटी हो जाती है, मतलब कि क्षमता खत्म हो जाती है कि अडेप्ट करने की, मतलब उसको एक्सेप्ट करने की क्षमता खत्म हो जाती है, तो इसमें क्या होता है कि मान के चलो कभी कभी मसल से डैमेज हो जाने के बाद तो ये सेल इंजरी बन जाती है। और सेल इंजरी में बता चुका हूँ दो प्रकार की होती है, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। अगर सेल इंजरी की बात करें अपन तो रिवर्सिबल में हम देख चुके हैं और इरिवर्सिबल में भी देख चुके हैं। बात करें रिवर्सिबल की, तो रिवर्सिबल में क्या होता है, आपकी डीजेनरेशन हो जाता है, मतलब हमारी कुछ टाइम के लिए बॉडी फील नहीं कर पाती है कि हुआ क्या है, और एक्स्ट्रा सेलुलर एक्यूमुलेशन हो जाता है, मतलब सेल स्वेलिंग हो जाती है, इन्फ्लामेशन हो जाता है। लेकिन एक टाइम के बाद क्या इन्फ्लामेशन क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, स्ट्रेस रिमूव हो जाती है। स्ट्रेस रिमूव हो जाती है तो क्या हो जाती है, सेल नॉर्मल हो जाती है। सेल कैसे होती है, अपने आप को रिपेयर कर लेती है, हीलिंग कर देती है। क्या कर देती है, हीलिंग कर देती है, रिपेयर कर देती है। हम देखते हैं, हमने ऐसा कई बार देखा होगा, हमें जब चोट लगती है तो हमें इन्फ्लामेशन कॉज हो जाता है। इन्फ्लामेशन कॉज होने के बाद क्या, एक टाइम के बाद वो ऑटोमेटिक रिपेयर हो जाती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ऐसी कंडीशन होती है जहां इरिवर्सिबल होती है हमारी सेल इंजरी। ठीक है ना, इसमें क्या होता है, परसिस्टेंसली स्ट्रेस फोर्स क्या होता है उस पर बना रहता है। इससे क्या होता है कि जो हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है वो डैमेज हो जाती है, जिस कारण से क्या होता है,
कैल्शियम का इन्फ्लॉक्स होने लगता है, मतलब कैल्शियम की जो मात्रा है वो इंट्रा सेलुलर मतलब सेल के अंदर क्या होती है, बढ़ने लगती है, जिस वजह से क्या होता है नेक्रोसिस या अपोप्टोसिस हो सकती है। और जब नेक्रोसिस और अपोप्टोसिस होती है तो क्या होता है कि हमारी सेल डेड हो जाती है। और मैंने आपको बताया हुआ है कि सेल डेड अगर नेक्रोसिस हो रही है तो वो क्या है, एक अनप्रोग्राम्ड प्रोसेस है, जिसमें क्या होगा कि हमारी जो सेल्स हैं वो डेड होंगी, लेकिन अनावश्यक डेड होंगी, मतलब ऐसी कि जिनकी आवश्यकता नहीं है। और उस टाइम पे क्या होता है, कभी कभी घाव बन जाने लगते हैं। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, ये कुछ दिख रहे हैं, ये कुछ इस टाइप से, मतलब कहीं भी हो सकता है, ऐसा नहीं, तो मुझे याद आ गया तो मैंने आपको ऐसे दिखा दिया है। ठीक है, जब कुछ एक्सटेंट वगैरह या कुछ ऐसे होता है। और यहाँ पर आपकी अपोप्टोसिस, मतलब जो हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट है सेल डिस्ट्रॉय करने की या सेल बॉडी से आउट करने की, तब ये प्रोसेस हो सकती है। चलिए अब हम समझ लेते हैं, ये तो मैंने आपको प्रोसेस बताई हुई है, अब हम समझ लेते हैं कि क्या क्या रीजन्स हो सकते हैं। या उसके पहले अपन ये समझते हैं कि आपका जो अडेप्टेशन है वो कैसे हो रहा है, उसके बारे में अपन समझ लेते हैं। सेल अडेप्टेशन कैसे होता है, मैंने आपको 4-5 जो चीज़ें हैं वो बताई हुई हैं। जैसे कि क्या है हाइपरट्रॉफी, ये आप देख सकते, सबसे पहले ये देख लीजिए कि सेल अडेप्टेशन क्या है। सेल अडेप्टेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है, इसमें रिवर्सिबल प्रोसेस चलती है, जिसमें क्या होता है जो हमारी सेल चेंजेस हो जाती है, इसमें रिस्पॉन्स करती हैं फार्माकोलॉजिकली और पैथोलॉजिकली रिस्पॉन्स करती है। इसमें क्या स्ट्रेस फील होता है और हमारी बॉडी को मेंटेन करके चलती हैं। और इसमें क्या सर्वाइकल होम्योस्टेसिस को मेंटेन करे रखती हैं। आप मान के चलिए अगर हमें कोई भी इंजरी हो, कोई भी सेल हमारी बॉडी पे अटैक करे और हमें बॉडी का रिस्पॉन्स ना करे तो क्या हो जाएगा, या तो वहाँ की सेल डेड हो जाएंगे, अगर बॉडी रिस्पॉन्स करेंगे तो वहाँ क्या इन्फ्लामेशन या रेडनेस कॉज करा देंगे, जैसे कि मैंने आपको यहाँ बताया हुआ है। या तो आपको यहाँ क्या हो जाएगा रेडनेस हो जाएगा, या फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे इन्फ्लामेशन हो जाएगा, जिस वजह से क्या होगा कि हमारे जो इंटरनल ऑर्गन रहेंगे वो प्रोटेक्ट रहेंगे, सेल इंटरनली डैमेज नहीं होगी। इसमें कुछ टाइप्स थे, जैसे कि मैंने आपको बताया था हाइपरट्रॉफी, एट्रोफी, हाइपरप्लेसिया, मेटाप्लेसिया और डिस्प्लेसिया। अब अपन बात कर लेते हैं कि क्या क्या लगता है, बात करते हैं हाइपरप्लेसिया हाइपरट्रॉफी की। तो हाइपरट्रॉफी क्या होता है उसके बारे में चर्चाएं कर लेते हैं। अब सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि हाइपरट्रॉफी का मतलब क्या है। देखिए हाइपरट्रॉफी का बेसिक मतलब होता है, हमने देखा हाइपर मतलब किसी चीज का क्या हो जाना, बढ़ जाना, ठीक है। ट्रॉफी मतलब उसको कवर करके, ठीक है, उसको कवर करके बढ़ जाना, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, अब मान के चलिए सबसे पहले हम बात करें हाइपरट्रॉफी की, ठीक है। तो इसमें जो हमारी सेल्स रहेंगी वो कैसी हो जाएंगी, इनकी जो सेल की साइज है वो बढ़ जाएगी। इसमें क्या है, जो सेल की साइज है वो बढ़ जाएगी। उसके बाद आप बात करें किसकी, एट्रोफी की, तो इसमें क्या रहेगा, सेल की साइज क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। आट्रोफी मतलब इसकी साइज जो है वो छोटी हो जाएगी। और हाइपरप्लेसिया, हाइपरप्लेसिया में क्या रहता है, जो सेल्स के नंबर्स रहते हैं, यहाँ आप देख पा रहे होंगे यहाँ कितनी 4 सेल हैं, यहाँ सेल्स के नंबर बढ़ गए हैं, यहाँ क्या हो गए, सेल्स के नंबर बढ़ गए हैं, इसमें सेल्स के नंबर क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। और जो मेटाप्लेसिया इसमें क्या होता है, मेटाप्लेसिया में नॉर्मली क्या होता है, सेल्स का कन्वर्जन होने लगता है, मतलब एक सेल दूसरे सेल में परिवर्तित होने लगती है, ऐसे चेंजेस इसमें चलते रहते हैं। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं ये सेल्स कैसी एक टाइप की आपको नॉर्मल दिख रही होगी, फिर यहाँ देखो ये क्या है, चेंज हो गई, ये बहुत सारी छोटी 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 सेल में क्या होगी, डिवाइड हो गई, या फिर वापस आपकी एक सेल बन गई है। और डिस्प्लेसिया, इसमें क्या होता है, आपकी कुछ सेल्स जो एबनॉर्मल ग्रोथ करने लगती है, या क्या एबनॉर्मल डेवलप्ड होने लगती हैं। जो आपकी इपिथेलियल सेल्स होती हैं वो एबनॉर्मल डेवलप होने लगती हैं। जैसे कभी कभी हम देखते हैं हमारी स्किन क्या होती है, थोड़ी सी रप्चर हो जाती है, या फिर हमारी स्किन थोड़ी सी क्या हो जाती है और डैमेज हो जाती है। इस वजह से क्या होता है, उसमें डिस्प्लेसिया देखने को मिलता है। इसकी अपन डेफिनेशन भी समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे डेफिनेशन ये है, हाइपरप्लेसिया या फिर इसका ये क्या है, हाइपरट्रॉफी। हाइपरट्रॉफी में क्या होता है, हाइपरट्रॉफी इज अ कंडीशन इन विच इंक्रीज इन सेल साइज, इनके अंदर क्या होता है, सेल साइज क्या होती है, बढ़ जाती है। कॉमनली सीन इन
स्केलेटल मसल, और इसमें क्या होता है, ये हम कॉमन देखने को मिलता है स्केलेटल मसल्स में। और ड्यूरिंग दी एक्सरसाइज हम देखते हैं जो लोग एक्सरसाइज करते हैं उनके डोले सोले बहुत हैवी रहते हैं। हमने देखा होगा इनकी जो एक्सरसाइज करते हैं डोले सोले क्या है, बहुत हैवी रहते हैं। जो एक्सरसाइज नहीं करते उनके डोले सोले तो होते ही नहीं है, नॉर्मल पर्सनालिटी होती है। तो जो लोग एक्सरसाइज करते हैं उनमें क्या है, हाइपरट्रॉफी देखने को मिलती है। उनकी क्या है, जो मसल्स क्या करती हैं वो उनकी साइज सेल साइज बढ़ जाती है। ये आप थोड़ा सा सोच सकते हैं, ऐसा आप एज्यूम कीजिए, ऐसा आप लेट कीजिए कि ऐसा सोचिए कि कोई आपके सामने कोई ऐसा व्यक्ति खड़ा हुआ है जो क्या है बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करता है, तो उसके मसल्स देखना आप क्या हो जाएंगे, उसके मसल्स थोड़े से हैवी दिखेंगे आपको। उसके बाद आप बात करते हैं अपन एट्रोफी की। एट्रोफी में क्या रहता है, इट इज ए कंडीशन इन विच डिक्रीज इन सेल साइज वीक लिम्ब इन पोलियो। जैसे कि कुछ हमने देखा है ऐसे पेशेंट्स रहते हैं जो कैसे रहते हैं, बीमार रहते हैं। जैसे कि हमने कहा पोलियो के पेशेंट बोलते हैं ना, बहुत ही पतला दुबल सा, बिल्कुल नॉर्मल तो है ही नहीं है, बहुत सुक्कड़ सा है बोलते हैं ना, ऐसे पेशेंट जिनमें क्या रहता है, उनकी जो सेल साइज है वो डिक्रीज हो जाती है, उनकी बॉडी ग्रोथ होती नहीं है। और इन केस ऑफ एल्जाइमर, एल्जाइमर में क्या होता है, ब्रेन की जो साइज है वो भी छोटी हो जाती है। हमने एल्जाइमर डिसीज पढ़ी हुई है, उसमें आप सोचिए कि जब एल्जाइमर में क्या होता है, ब्रेन की साइज छोटी हो जाती है, जिससे क्या हमारी मेमोरी लॉस वगैरह और बहुत सी चीजें क्या है देखने को मिलती हैं। उसके बाद अपन बात करते हैं हाइपरप्लेसिया की। ठीक है, देखिए अब यहाँ समझ सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, सेल की साइज क्या हो रही है, छोटी हो रही है, इसमें सेल की साइज बड़ी हो रही है। ठीक है, आप बात करते हैं हाइपरप्लेसिया की। तो हाइपरप्लेसिया में क्या हो रहा है, और दिस इज अ कंडीशन इन विच इंक्रीज सेल नंबर। इसमें क्या हो रहा है, सेल नंबर इंक्रीज, मतलब सेल के नंबर जो है वो बढ़ रहे हैं, काउंटिंग क्या हो रही है, बढ़ रही है। यहां आपने देखा है, देखिए यहाँ मैंने बताया था 1 2 3 4 1 2 3 4, यहाँ आपके 4 सेल्स थी, यहाँ पे कितनी हो गई आपकी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ आपकी 10 सेल्स हो गई। तो यहाँ क्या सेल नंबर्स क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। और ये कहता है किस कार्ड से होता है, सच एज इन द थिकिंग ऑफ द यूटेराइन लिनिंग ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, और दूसरा आपका क्या होता है, हाइपरप्लेसिया इन द लिवर सेक्शंस। अब कभी कभी आपकी ऐसे कंपल्सरी प्रोग्राम होते हैं हमारी बॉडी में जो लिवर की क्या करते हैं, लिवर की जो सेल नंबर्स रहते हैं वो थोड़े से इंक्रीज कर देते हैं। जैसे कि कभी कभी देखना आप लिवर में क्या हो सकता है, और मान के चलिए ये आपका नॉर्मली, आप इसको लिवर सोच के चलिए, आपका नॉर्मली लिवर है। ठीक है, तो यहाँ कभी कभी क्या होगा, इसमें क्या होगा थोड़ा सा, और इसकी जो नंबर्स हैं, जो इसकी सेल साइज है वो थोड़ी सी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद अपन बात कर लेते हैं आपकी काय की, मेटाप्लेसिया की। तो मेटाप्लेसिया में क्या रहेगा, नॉर्मली क्या होगा, कन्वर्जन होगा आपकी काय का, सेल्स का, एक सेल से दूसरे सेल में क्या होगी, ये कन्वर्ट होंगी, और क्या नाम है, रिप्लेसमेंट होता रहेगा। जैसे कि कोई एडल्ट पर्सन है और मान के चलिए वो क्या करता है, स्मोक करता है, सिगरेट वगैरह पीता है, तो उसकी क्या जो रेस्पिरेटरी जो कंडीशन रहेगी वो चेंज हो जाएगी। कैसे, अभी हम ब्रोंकस और ब्रोंक्यूल में डिफरेंट कर पाते हैं, लेकिन जब उसमें क्या बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा आपका धुआं जो रहता है, जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड से वो क्या रहेगी, हमारे लंग्स में क्या हो जाएगी, भर जाएगी। तब हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे, धुआं धुआं दिखेगा सारी ओर। ठीक है, तो उसमें क्या रहता है, एडल्ट सेल भी एनोदर लाइक रेस्पिरेटरी सेल चेंजिंग इन अ क्रोनिक स्मोकर, जो बहुत टाइम से क्या करते हैं, स्मोक कर रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, बीड़ी पी रहे हैं, या फिर कोई भी ऐसे कुछ नशा कर रहे हैं। उसके बाद है आपकी क्या, डिस्प्लेसिया। डिस्प्लेसिया में क्या रहता है आपका, डेवलपमेंट ऑफ एनी एबनॉर्मल टाइप ऑफ एपिथेलियल सेल। इसमें क्या रहता है, वो ऐसी सेल क्या होती रहती है, और एपिथेलियल सेल्स डेवलप होती रहती है। जैसे ये देखिए दोनों सेल है, उसके बाद देखिए छोटी छोटी ये डेवलप होती जा रही है, होती जा रही, बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही है। ये क्या कहलाता है, आपका कहलाता है डिस्प्लेसिया। ये कुछ आपके पार्ट्स हैं आपके सेल एडेप्टेशन के। अब अपन बात कर लेते हैं इसकी कॉजिंग फैक्टर्स क्या होते हैं, उनके बारे में थोड़ी सी चर्चाएं अपन कर लेते हैं। कॉजिंग फैक्टर्स के बारे में अपन जान लेते हैं। कॉजिंग फैक्टर्स में क्या होते हैं, जैसे कि आपके हाइपोक्सिया, इस्चीमिया। ठीक है, हाइपोक्सिया, इस्चीमिया, फिजियोलॉजिकल एजेंट, इम्यूनोलॉजिकल एजेंट, केमिकल एंड ड्रग्स, माइक्रोबियल एजेंट, और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, न्यूट्रिशनल बैलेंस, और जेनेटिकल डेवलपमेंट्स, और डी अरेंजमेंट। अब मान के चलिए कभी कभी क्या रहता है, जैसे कि आपका बात करें हाइपोक्सिया की, तो हाइपोक्सिया एक ऐसी कंडीशन होती है, इसमें क्या होता है, हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाती है,
डिक्रीज हो जाती है ऑक्सीजन की सप्लाई से क्या होता है हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की डिमांड क्या हो जाती है इंक्रीज हो जाती है। ऑक्सीजन की डिमांड क्या हो जाती है आपकी इंक्रीज हो जाती है। और इसी में जो आपका रहता है इसमें क्या होता है हमारी जो ब्लड सप्लाई है ऑर्गन में वो आपकी स्लो होने लगती है, क्योंकि जब ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ेगी और ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिलेगा तो क्या है ब्लड फ्लो कैसा हो जाएगा वो आपका डाउन हो जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से क्या हो सकता है आपको सेल इंजरी देखने को मिल सकती है। और भी फैक्टर्स हो सकते हैं, जैसे कि मान के चलो कोई आपको जैसे कि फिजिकल एजेंट है, फिजिकल एजेंट है मान के चलो आप घूम रहे हैं या फिर कोई गेम्स खेल रहे हैं, हो सकता है आपको कोई बॉल या कुछ चीज आपको क्या है हिट कर जाए, इससे क्या हो सकता है आपकी फिजिकल जो एबिलिटी है वो क्या हो जाए चेंज हो जाए। इस वजह से क्या हो सकता है आपको डैमेज देखने को मिल सकता है, कोई ट्रॉमा कोई इंजरी वगैरह हो सकती है। इम्यूनोलॉजिकल एजेंट्स कब हमने देखा है कभी कभी ऐसे पेशेंट्स कुछ रहते हैं कि हीलिंग पावर जो रहती है वो थोड़ी सी बहुत अच्छी रहती है, कुछ लोग क्या रहती है वीक रहती है, जिस वजह से क्या रहता है उनके जो बाउंड्स हैं जो घाव हैं जो चोट है जो उनकी इंजरीज हैं वो क्या होती हैं वो बहुत जल्दी क्या हो जाती है हील हो जाती हैं, ट्रीट हो जाती है, नॉर्मल अपने जो पोस्चर रहता है उसमें क्या हो जाती हैं वो रिटर्न हो जाती हैं। लेकिन किन्हीं किन्हीं के क्या है इम्यून सिस्टम क्या रहता है थोड़ा सा वीक रहता है तो वो क्या है रिकवर होने में उनको टाइम लगता है। कोई आपकी डिसीज भी हो सकती है जैसे कि डायबिटीज वगैरह हो तो मतलब कोई भी डिसीज हो सकती है, एचआईवी वगैरह कोई भी डिसीज हो सकती है। केमिकल और ड्रग्स कभी कभी ऐसे कुछ ड्रग्स रहते हैं जो हमें हार्मफुल इफेक्ट दिखाते हैं तो वो भी कारण हो सकता है। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, साइकोलॉजिकल और माइक्रोबियल फैक्टर, माइक्रोबियल फैक्टर्स में ये हो सकता है कि मान के चलिए आप किसी ऐसे एनवायरनमेंट में रह रहे हैं जहां क्या है माइक्रोब्स वगैरह जर्म सेल्स वगैरह क्या है बहुत ज्यादा है, या फिर जहां पे कंटामिनेटेड प्रॉब्लम्स या कंटामिनेशन की प्रॉब्लम ज्यादा है तो आपकी जो बाउंड्स है जो इंजरी वगैरह है वो प्रॉपर ठीक नहीं हो सकती। उसके बाद साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, ये तो भाई साहब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं इसको मानता हूं, क्योंकि जो मानसिक स्थिति हमारी जैसी रहेगी वैसे ही हमारी बॉडी वर्क करती है। क्योंकि हमने देखा है हमारे ब्रेन को जो सिग्नल जाता है जैसे ही हमारे ब्रेन को जो भी सिग्नल जाएगा वैसे ही वो रिएक्शन करता है। जैसे मान के चलो हमने सिग्नल दिया कि ब्रेन को यहाँ क्या है कोई मच्छर क्या कर रहा है यहाँ पे काट रहा है हमें, तो हमारा ब्रेन तत्काल यहाँ रिएक्ट करेगा, यहाँ रिस्पॉन्स देगा। ठीक है, तो हम इसको बहुत इंपॉर्टेंट मानते हैं। तो इसलिए हमारी मानसिक स्थिति का ठीक रहेगी, हमारा ब्रेन बहुत अच्छे से काम करेगा तो हमारा जो बॉडी का मूवमेंट रहेगा या जो बॉडी की हेल्थ रहेगी बहुत अच्छी रहेगी। उसके बाद अपन बात करते हैं न्यूट्रिशनल बैलेंस। इसमें डाइट का आपका बहुत ज्यादा रोल होता है, क्योंकि अगर आप प्रॉपर न्यूट्रिशन वगैरह ले रहे हैं तो इंजरीज के चांसेस कम हो जाते हैं। क्योंकि हम देखते हैं कुछ लोग ऐसे रहते हैं जो बहुत अच्छी डाइट को फॉलो करते हैं, उनकी बॉडी बैलेंस या बॉडी पोस्चर या उनकी हेल्थ बहुत अच्छी रहती है, और कुछ लोग रहते हैं जो आराम सलाम कुछ भी खाते पीते रहते हैं फिर उसके बाद बीमार हो जाते हैं। उसके बाद है आप क्या जेनेटिक डीअरेंजमेंट, हो सकता है कि मान के चलिए कोई जेनेटिक प्रॉब्लम्स है या फिर रही है आपकी फैमिली में, मान के चलो वहाँ कोई डीएनए से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स है या मतलब ठीक अभी तो उस कार्ड से भी हो सकता है। लाइक डायबिटीज का मैंने एग्जाम दिया तो डायबिटीज का अपन फिर से देख लेते हैं ना, तो ये हो सकता है आपका। तो ये आपके क्या कुछ फैक्टर्स होगा, और भी फैक्टर्स हो सकते हैं, आप इसमें थोड़ा सा देख लेना। उसके बाद बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ सेल इंजरी। सेल इंजरी कैसे होती है और किस वजह से होती है। मैं आपको बता चुका हूं कि सेल इंजरी कितनी दो प्रकार की होती है, और रिवर्सिबल और रिवर्सिबल। रिवर्सिबल की तो मैं बात कर चुका हूं कि रिवर्सिबल तो आपकी वो इंजरी होगी जो क्या होगी रिकवर हो जाएगी, जो क्या होगी रिकवर हो जाएगी। मैंने आपको पहले ही बताया है कि मान के चलिए कोई एक नॉर्मल आपको क्या है इंजरी हुई है तो आपको या नॉर्मल क्या होगा या तो आपको रेडनेस आएगी या हो सकता है इन केस ऑफ इन्फ्लामेशन हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर मान के चलिए कोई आपको हैवी चोट लगी हुई है तो तब ये पॉसिबल नहीं है, तब तो आपकी सेल डेड होना निश्चित ही हो जाता है। जैसे कि इसमें कुछ कंडीशंस होती हैं, जैसे कि इट इज द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सेल इंजरी विच इन्वॉल्व द स्टेप ऑफ मैकेनिज्म। अब इसकी कुछ स्टेप्स हैं इसमें, जैसे कि आपके स्टेप देख लीजिए। जैसे कि मान के चलिए हो सकता है सेल मेम्ब्रेन आपकी डैमेज हो जाए, ये आप अपन बात कर रहे हैं सेल डेड की। सेल डेड कैसे होगी, मान के चलिए कि आपकी सेल मेम्ब्रेन है वो कैसे हो जाए डैमेज हो जाए। सेल मेम्ब्रेन आपकी क्या हो जाएगी डैमेज हो जाएगी। आपकी कोई भी सेल है, कोई भी आपकी सेल है, इसमें बहुत सारी चीजें रहती है, मैंने आपको बताया। जैसे यहाँ पे मान के चलिए न्यूक्लियस होगा, यहाँ पे का मान के चलिए आपकी माइट्रोकॉन्ड्रिया होगी। ठीक है, यहाँ पे मान के चलिए आपके एंडोप्लाज्म रेटिकुलम्स होंगे। तो इसमें बहुत सारी यहाँ जो आपकी सेल मेम्ब्रेन रहेगी अगर यही डैमेज होगी तो क्या है जो आपकी जो भी आपको क्या है स्ट्रेस हुआ है, जो भी आपको क्या हुआ है स्ट्रेस हुआ है वो क्या है इंटर कर जाएगा बॉडी की या सेल के अंदर इंटर कर जाएगा, तो क्या करेगा वो आपकी माइट्रोकॉन्ड्रिया क्या कर देगा डैमेज कर देगा। हो सकता है कि इसको डिस्ट्रॉय कर दे। उसके बाद क्या होगा आपकी राइबोसोम भी डैमेज हो सकते हैं, और न्यूक्लियस भी आपके डीएनए वगैरह
ये भी खत्म हो सकता है। न्यूक्लियस डैमेज हो जाएगा तो उसके अंदर क्या होता है, डीएनए होता है, तो वो भी क्या हो सकता है, नष्ट हो सकता है। और डिप्लीकेशन ऑफ एटीपी, एटीपी का निर्माण नहीं होगा, फिर उसमें क्या होगा, इम्बेलेंस ऑफ कैल्शियम, और आपकी बॉडी में कैल्शियम की जो मात्रा रहेगी वो इम्बेलेंस हो जाएगी। मतलब कि हो सकता है कि कैल्शियम की मात्रा आपकी बॉडी में बढ़ जाए और पोटेशियम और सोडियम की मात्रा क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए, ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो ये कार्ड हो सकते हैं आपकी सेल इंजरी की और सेल डेड की। अब अपन आगे बात कर लेते हैं कि देखिए अब ऐसा हो सकता है कि अब हमने सेल्स को बहुत अच्छे से समझ लिया है। अब ऐसा हो सकता है कि अगर मान के चलिए मैं सेल्स को अगर प्रॉपर ठीक रखना है, सेल डेड नहीं होने देनी है, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि इसमें एक चीज़ अपन ने देखी थी, हाइपरप्लेसिया, सॉरी हाइपरट्रॉपी। हाइपरट्रॉपी ये आपके लिए बहुत अच्छी होती है। कैसे होती है हाइपरट्रॉपी? ये की प्रोसेस ऐसी होती है जिसमें आप एक्सरसाइज वगैरह करते हैं ना, तो इसमें क्या रहता है कि आपकी जो सेल्स हैं वो कैसे हो जाती हैं, तो सेल की साइज क्या हो जाती है, हाई हो जाती है, सेल साइज क्या बढ़ जाती है। इससे क्या आपको इंजरी होने के चांसेस कम हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं कि आपको कोई भी इंजरी अगर होती है तो वहाँ रेडनेस और आपके इन्फ्लामेशन को कोच करा लेते हैं। इससे क्या आपके इंटरनल जो सेल्स वगैरह रहती हैं वो डैमेज नहीं होती। इसलिए आप एक्सरसाइज वगैरह करते रहें और अपने आप को हेल्दी रखें। ओके गाइस, ये था हमारा फर्स्ट जो आपका यूनिट है बी फार्म सेकंड सेमेस्टर की पैथोफिजियोलॉजी को। उसमें क्या था, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सेल इंजरी। ये अपन ने देखा है बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सेल इंजरी एंड एडेप्टेशंस। इसमें अगर आपको कुछ और लगता है तो मुझे कमेंट में बताइए, बाकी ये नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है गाइस, थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें फॉलो करें और वीडियो को लाइक करें। गाइस थैंक यू।